Assalamu alaikum everybody. Can you all hear me? जो मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? Can you all hear me please? Anyone who would like to tell me? मेरी आवाज़ सबको आ रही है? Yes, ma'am. Sorry students, I'm a bit late today. Actually very late. मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था सुबह. इस वजह से I hope दूसरी बात ये कि मेरी मेल आप लोगों ने देख ली होगी, पढ़ ली होगी. So please let me know if anyone is fully vaccinated and wants to join on campus classes. ठीक है, अगर किसी ने ऑन कैंपस क्लासेस लेनी है एंड then they need to send me their vaccination certificate through email. ठीक है, कुछ बच्चों के मुझे रिसीव हो गए, आप लोगों के सेक्शन में से अभी वैसे मुझे कोई रिसीव नहीं हुआ. तो इफ़ एनीवन वांट्स टू ज्वाइन द क्लासेस तो आप लोग प्लीज़ वैक्सीनेशन करवाएं, ज़रूर करवाएं. ठीक है, और ठीक हो गया? किस किस ने करवा लिया अभी तक बेटा वैक्सीनेशन? नो वन? I guess you people are not interested. अगर interested नहीं हो तो हम मीटिंग एंड कर देते हैं. If you people don't want to respond and just want to sit here. फर्स्ट डोज ही लगवाइए. What? फर्स्ट डोज ही लगवाइए. इस सेकंड में आएंगे. तो आप लोगों ने जिन्होंने करवा लिया ऑब्वियसली उसके 21 डेज के बाद सेकेंड डोज आप लोगों को लगेगी. ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ये मत समझें कि अगर ऑनलाइन क्लासेस अभी लेने की आपके पास ऑप्शन है तो कल को एग्ज़ाम होगा, उसके लिए भी आपको ये ऑप्शन दी जाएगी. अगर ऑन कैंपस एग्ज़ाम होगा आपका, विच इज़ आई थिंक मोस्ट लाइकली टू हैपन, then for that you need to get yourself vaccinated. उससे पहले कि यूनिवर्सिटी जो है वो एक हार्ड एंड फास्ट हमारा डिपार्टमेंट रूल बना दे that no one can sit in the exam if they are not vaccinated. If you have any very genuine reason for not getting vaccinated, then you need to let me know about that. Otherwise I would advise all of you कि आप लोग ज़रूर वैक्सीनेशन करवाएं. ठीक हो गया? लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू tell me about the last lecture. कौन सा टॉपिक हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में? मैम परसेप्शन पढ़ा था. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ नॉट एग्जैक्टली यू कैन से अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वन, बट इट्स समवट इसका जो है डिफरेंस हम स्टडी करेंगे. वी विल बी टॉकिंग अबाउट थिंकिंग. ठीक है, हम थिंकिंग को स्टडी करेंगे. देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन परसेप्शन एंड थिंकिंग. ठीक है, परसेप्शन क्या होता है बेसिकली? परसेप्शन इज़ व्हेन यू आर कोई आउटसाइड इन्वायरमेंट से आपको सेंसरी स्टिमुलेशन होती है एंड देन दैट सेंसरी स्टिमुलेशन इज़ आइडेंटिफाइड एंड ऑर्गेनाइज्ड and then it is interpreted by your nervous system. That is perception. ठीक है, परसेप्शन का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपका थिंकिंग होता है. थिंकिंग इसके जब आपने एक चीज़ परसीव कर ली है, नाउ यू थिंक अबाउट इट, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप पहले उस प्रॉब्लम को परसीव करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे मीन्स टू से, एंड देन आफ्टर दैट यू विल think about it and then problem solution की तरफ आप जाएंगे. So today we'll be talking about the concept of thinking, problem solving, decision making, common barriers to creative thinking, stages of creative thinking and a creativity profile. ठीक है, छोटा सा आज का लेक्चर है हमारा, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है. So what is thinking? एक proper definition के accordingly thinking is defined. It is the mental process involving the manipulation of both information from the environment and the symbols stored in the long term memory. ठीक है, so basically thinking जो है उसमें आप information from the environment भी ले रहे हैं, उसके अलावा the data which is stored in your nervous system जो कि long term memory के तौर पर आपके nervous system में stored होता है, उसको भी आप utilize करते हैं. So basically जो आपकी thinking होती है, it depends upon your past experiences. If you have experienced something terrible related to an incident, तो आपकी thinking long term memory में उस चीज़ को store करेगी and then later on
if you are faced with the same problem in your life, तो आप उसको अपने past experiences से, अपनी past memory से you will be able to think about it and then make a solution about it. For example, thinking when we solve a problem or make a decision. There are two major forms of thinking: images and concepts. विजुअल इमेजरी, व्हाट इज विजुअल इमेजरी? ठीक है, फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग का क्या मतलब है कि आप जब कुछ चीज़ सोच रहे हो तो आप उसको एज अ इमेज अपने माइंड में जो है उसको फॉर्म कर रहे हो, दैट इज विजुअल इमेजरी एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ थिंकिंग। ठीक है, जब जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी अपना कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हो, ठीक है, इफ़ यू आर फॉर एग्जांपल स्टडिंग डीएनए रेप्लिकेशन, तो आप कोई वीडियो देखेंगे या इफ़ यू नॉट इवन वॉचिंग द वीडियो, यू जस्ट रीडिंग फ्रॉम योर बुक, तो आपके जहन में, आपके माइंड में एक विजुअल इमेज होगा ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन. So that is the type of thinking that we are doing. That is the visual imagery thinking, which we are doing in the form of images. So the experience of seeing, even though the event or the object is not actually viewed, can activate the brain areas responsible for visual perception, such as the occipital lobe. Images don't have to be visual, however they can be auditory or even olfactory. ठीक है, so even अगर आप कोई चीज़ नहीं भी देख रहे, ठीक है, if you are just imagining in your head, तो आपके ब्रेन के डिफरेंट लोब्स होते हैं, आप लोग एनाटमी में पढ़े होंगे, ठीक है, तो आपके ब्रेन का जो ऑक्सीपिटल लोब होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, ठीक है, उसमें आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी विजुअल एरिया इज प्रेजेंट. So when you are imagining something, तो आपका brain का occipital lobe जो है वो activate हो जाता है, and then you get to see a image of that particular thing that you are imagining. So इसको आप visual imagery कहते हैं. So images, they don't have to be visual, however they can be auditory or even olfactory. Visual information allow us to scan the information stored in the memory, answer questions and help us plan a course of एक्शन. ठीक है, तो विजुअल, अगर आपने कोई नई भी चीज़ देखी हुई आपकी इमेजिनेशन में है, स्टिल इट विल गेट स्टोर्ड इन योर मेमोरी एंड देन लेटर ऑन इट कैन बी यूज्ड to answer questions or to solve a problem. For example, imagery in our thinking. Suppose we need to describe the size of an acre, how to convey this information. We could say there are 43,560 square feet in an acre. ठीक है, हम इसको एक mathematical formula के तौर पे हम इसको इस तरह से describe कर सकते हैं. But would that help? ठीक है, it would not help, because अगर एक person को acre का idea नहीं है तो वो square feet में किस तरह से उसको जो है understand करेगा. So, but if we use a visual image and said that an acre is about the size of a football field, this would make it much more meaningful. ठीक है, कि आपने उसको एक फुटबॉल फील्ड से जो है उसको compare किया, so automatically it would create a visual image in the head of a person, and it would be making more meaningful, और other person को ज़्यादा बेहतर understanding होगी कि एकड़ जो है वो कितने percent of land को हम कहते हैं. Next form of thinking that we do is concepts. ठीक है, a concept is a symbolic construction representing some common and general feature of objects or events. ठीक है, जिस तरह से हम विजुअल इमेजरी कर रहे हैं, विजुअल इमेजरी जो है वो या तो रियल इमेज के लिए भी हो सकती है या इमेजिनेटिव इमेज के लिए भी हो सकती है. ठीक है, इसी तरह से हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं. कॉन्सेप्ट्स बेसिकली होता है कि हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक जनरलाइज्ड नेम दे दिया. ठीक है, जैसे अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटी. ठीक है, अब हर पर्सन को इंडिविजुअली नाम याद रखना इट इज़ समथिंग वेरी डिफिकल्ट, सो वी हैव असाइंड देम द नेम स्टूडेंट्स, दैट दीज आर स्टूडेंट्स. सो कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि आपने जो है एक जनरलाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल या किसी भी पर्सन को, एक रिप्रेजेंटेटिव को जो है आपने एक ग्रुप ऑफ पीपल में उसको आपने डिवाइड कर दिया. ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि आपके लिए थिंकिंग जो है वो बेटर हो जाएगी. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम मेकिंग अ क्विज एंड आई एम थिंकिंग दैट मे बी दीज 5 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी टू हार्ड एंड आई शुड add a few more easier questions. ठीक है, तो आई वुड नॉट बी सेइंग कि I would not be naming the students. I would be saying that it would be hard for the students. आप उसको as a student मैं उसको think कर रही होंगी and eventually I will मेरी जो memory होगी उस पर load भी कम पड़ेगा, because I don't have to remember all the names of all the students. So what would it be like if we had to deal separately with each individual animal, event, object, and person in the environment? How can we learn all of them? We avoid such problems with concepts or mental representation of the class. That is, students
कह दें, आप डॉक्टर्स कह दें, दैट पीपल हु आर हेल्थ केयर involved in the health department, there are doctors, teachers हैं, chairs हैं, politicians हैं. So these are different mental representation of the different classes. Advantages क्या होंगे जी concept making के? We lighten the load on the memory, obviously we enhance the ability to communicate, and they also allow us to make predictions about animals, events, objects and people. ठीक है, because obviously आपने जब एक generalized group में किसी चीज़ को divide कर दिया तो उनके characteristics से उनकी जो properties होंगी वो काफ़ी ज़्यादा similar होंगी. ठीक है, and जब similar होंगी तो obviously उसके लिए predictions जो हैं वो करना it will be much easier. For example, much of what we learn in the school, especially the primary school, involves the concepts such as colors, letters, species of the living organisms, whole numbers, fractions, time, and distance. So concepts are important class of language symbols used in thinking. ठीक है, जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है शुरू में that these are herbivores, these are carnivores, these are even numbers, these are odd numbers, these are vowels. ठीक है, इस तरह से उनको concepts उनकी build की जाती है ताकि उनकी thinking जो है वो according to that concept जो है वो develop हो. Any question up till now? No, ma'am. Anyways, the next topic is problem solving. We encounter with different problems daily. For example, your computer has fallen prey to a virus, your shirt button has fallen off, your motorbike won't budge. So some problems are easy to solve, however, some are very difficult, and however, some are unsolvable. The problem we must solve differ along several dimensions. One way the problems differ is that some of them are well-defined problems while other are ill-defined problems. ठीक है, well-defined होती हैं और ill-defined होती हैं. Well-defined problems are those problems that have all components specified. For example, an algebraic equation. मतलब well-defined problem वो problem होती है जो कि जिसके हर component जो है वो definite होगा. ठीक है, जिसका आप ये कहें कि उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी, कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी उस प्रॉब्लम में. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर सॉल्विंग अ फिजिक्स न्यूमेरिकल, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम का एक डेफिनेट ही आंसर है. ठीक है, एंड व्हाई इट हैज़ अ डेफिनेट आंसर? बिकॉज द प्रॉब्लम इज डेफिनेट. ठीक है, सो द प्रॉब्लम दैट हैज़ ऑल द कंपोनेंट्स स्पेसिफाइड और जिसमें किसी भी किस्म की एम्बिग्विटी या वेरिएशन ना हो, दैट इज़ अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम. However, a ill-defined problem, it has degree of uncertainty about the starting point, needed operation, and final product. In a well-defined problem, the goal of the problem is quite clear, but in an ill-defined problem, the goal of the problem is not clear. In a well-defined problem, for example, is how should I format my computer to fit in 500-word essay on 2 pages? ठीक है, अब इसका जो आंसर है या इसका जो सोल्यूशन है वो एक डेफिनेट सोल्यूशन है. आप एक इक्वेशन या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे and simply you will be able to format 500 words on 2 pages, right? But an ill-defined problem may, for example, is that how can I write the type of paper that will fetch me a higher percentage of marks? Now this problem is very ill-defined. It has an ambiguity. इसमें variation आ जाती है. अब इसका जो solution होगा वो vary करेगा different person to person. For example, maybe he wants to gain a higher percentage of marks, so maybe उसके कोई teacher ऐसा हो जो कि lengthy answer recommend करता हो, कोई teacher ऐसा हो जो कि short answer recommend करता हो, या कोई teacher ऐसा हो जो कि बहुत ज़्यादा neat and clean handwriting पे उसको 100 marks, higher percentage of marks दे. So when the problem has ambiguity and when the solution is variable, ठीक है, variation हो solution में, एक definite solution ना present हो, तो that is an ill-defined problem. Next is problem solving methods. ठीक है, problem solving methods के लिए ये होता है कि अगर आपने already तो इस problem को if you have faced it in the past, तो आपके long term memory में उसका solution जो है वो already से present होगा, and simply when you will face that problem again, आप उसको अपनी long term memory से retrieve करेंगे and then you will apply it to the current problem. And if the problem is new, so obviously you need to have a different, you need to form different strategies to attack the problem. So there are two general approaches to solve the problem: algorithms and heuristics. What are algorithms? Algorithm is a recipe or a rule for solving a problem that guarantees the solution if there is one. Means to say कि algorithm में आप जो होता है basically वो एक definite formula होता है.
आप वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो इट इज़ 110% श्योर दैट यू विल रीच टू द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। जिस तरह के अलजेब्रिक इक्वेशन में होता है कि एक फार्मूला होता है, या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में आपका होता है कि एक डेफिनेट फार्मूला होता है, आप वो फार्मूला अप्लाई करते हैं एंड देन आप उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। So an algorithm do not provide answers when the problem is not clearly satisfied. For example, some problems are so vast that algorithms are simply out of the question. For example, chess players couldn't rely on algorithms because आपका जो chess है वो बहुत एक vast सी और एक बहुत ही वेरिएबल सी गेम है, ठीक है, उसके कोई रूल्स नहीं हो सकते, कोई उसका ऐसा एल्गोरिथम नहीं हो सकता कि जिससे यू कैन एक्चुअली विन द गेम। उसके अलावा हमारे पास हेरिस्टिक्स आ जाते हैं। हेरिस्टिक्स आर बेसिकली सिंपल एफिशिएंट रूल्स व्हिच पीपल ऑफन यूज टू फॉर्म जजमेंट्स एंड मेक डिसीजंस। They are mental shortcuts that usually involve focusing on one aspect of a complex problem and ignoring others। ठीक है, बेसिकली हेरिस्टिक्स का क्या मतलब है कि यू कैन से कि इसको आप इस तरह से ले लें दैट बेसिकली इट्स अ रूल ऑफ थम कि हम कोई एक चीज़ को हम कहते हैं कि हाँ मे बी अगर आप इस तरह करें तो इट कैन यू नो actually leads to the solution of the problem, but actually it's not a formula because heuristics जो है वो हर situation में apply नहीं हो सकते। कुछ situations में heuristics जो हैं वो apply नहीं हो सकते। You can say कि it's a trial and error, a rule of a thumb, या फिर एक educated सा guess होता है कि आप उसको अप्लाई करते हो। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है 95% ऑफ द पीपल में ये चीज़ अप्लाई हो बट 5% में ये अप्लाई ना हो। सो दैट इज़ वाइट इज़ नॉट अ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम जो है वो 100% लोगों में अप्लाई होगा, बट हेरिस्टिक्स जो है इट इज़ अ एजुकेटेड गेस एंड एस्टिमेटेड ट्रायल एंड एरर, जिसमें जो है आप जो है उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके आप एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन कम्स टू मी इन माई डेंटल क्लिनिक एंड सेज दैट आई हैव सुवेयर पेन इन माई टूथ सिंस द लास्ट 2 days और मुझे बहुत शदीद दर्द है। मैं उसके तब जब टूथ को चेक कर रही हूँ तो इट्स ऑब्वियसली इट हैज़ अ कैविटी। ठीक है, अब डेंटिस्ट्री में ये कहा जाता है दैट इफ़ यू परकस द टूथ एंड इफ द टूथ इज पेनफुल तो यूजली देयर इज एन एपिकल इन्फेक्शन। ठीक है, सो मैं उसके टूथ को परकस कर रही हूँ बट देर इज नो पेन ऑन परकशन, पेशेंट इज जस्ट ओके विद इट। ठीक है, मैं एक्सरे करती हूँ बट आई कैन सी दी एपिकल इन्फेक्शन क्लियरली ओवर देयर। सो पेन ऑन परकशन का जो एक है वो एक हेरिस्टिक है, इट्स अ रूल ऑफ थंब या इट्स अ ट्रायल एंड एरर। कुछ लोगों में ये हो सकता है, कुछ में ये नहीं हो सकता। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल हैव पेन ऑन परकशन बट there may be some people who will not experience pain on tooth percussion, so that's a heuristic। कि ये डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है, डेफिनेट लॉ नहीं है कि ये चीज़ जो है होगी होगी, इट कैन हैपन एंड इट कैन नॉट हैपन। ठीक है, so they are educated guesses or rules of thumb that are used to solve a problem. The use of heuristics does not guarantee a solution. It makes more efficient use of time than using algorithms. For example, a doctor wants to obtain an informed consent prior to a surgical intervention. Although there do not exist standard information disclosure, as a rule of thumb, 5 areas of the general information are provided. For example, diagnosis, treatment, consequences, alternatives, and prognosis। ठीक है, तो एज सच जो है कोई एक तरह से शीट नहीं बनी होती कि आपने पहले पेशेंट को डायग्नोसिस बताना है, फिर ट्रीटमेंट बताना है, फिर आप ये बताएं ये बताएं। जब आप पेशेंट को इन्फॉर्म कंसेंट ले रहे होते हो तो वो फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट वैरी कर सकता है। ठीक है, कोई पेशेंट एजुकेटेड है, कोई अनएजुकेटेड पेशेंट है, कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आपको उसको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। सो एज सच कोई एल्गोरिथम नहीं है कि इन्फॉर्म कंसेंट लेते हुए आपने इन सब चीज़ों को कवर करना है। इट्स जस्ट अ रूल ऑफ थंब दैट आइडियली यू शुड बी covering all of these general information areas, but it can also vary from situation to situation, from person to person। ठीक है, नेक्स्ट आर दी ऑब्स्टिकल्स एंड एड्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, हमें क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग? उसमें कुछ स्ट्रैटेजीज हैं विच वी एक्चुअली यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, बट इन द लॉन्ग रन दे मे बिकम एन ऑब्स्टिकल इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, उसमें आ सकती है हमारे पास मेंटल सेट, assumptions, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, रिजिडिटी एंड ट्रांसफर। मेंटल सेट का क्या मतलब है? मेंटल सेट का ये मतलब है कि आपकी थिंकिंग क्या है। अगर आपकी थिंकिंग ही जो है वो प्रॉब्लम के अगेंस्ट जा रही है तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई कम टू द यूनिवर्सिटी एंड आई कम हियर एंड आई see that there is no internet connection today and I have to take my class at 10 o'clock, so what will I do? I will just say कि
मेरा ये काम नहीं है, it's the it's the job of the university to provide me with an internet connection. If the university is not providing them, then it's okay, I will not take the lecture. So that is my mental set, that is my thinking, and I am not ready to solve the problem. So ultimately I will just leave the lecture, or maybe if I have a different mindset, then I will use my internet connection and deliver the lecture on time. So according to your mental set, आप हर problem को अपना समझ के और उस problem को solve करते हैं depending upon your own thinking. Next is assumptions. Assumptions means to say that you assume that maybe this problem is so big that it cannot be solved, or you assume that the problem is too small to be solved anyway. या आप समझते हैं कि ये problem जो है it's nothing, I can live with this problem, और मुझे कोई इतना issue नहीं आ रहा. So that is your assumption. Next is misleading information. Misleading information is the information that we receive from the environment or from the other people about related to the problem, और उससे हमारी problem जो है वो सही होने के बजाय मज़ीद जो है वो ख़राब हो जाए. That is misleading information. Then rigidity. Rigidity is something that is like you can say कि you are not open to new ideas. ठीक है, आप अपने अंदर flexibility नहीं show करें. ठीक है, तो अगर कोई problem आती है in your life, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, और उसका सोल्यूशन ये है दैट यू नीड टू लेट गो ऑफ समथिंग जो कि आप हमेशा से कर रहे होते हैं, एंड यू नीड टू अडेप्ट अ न्यू हैबिट, और यू नीड टू अडेप्ट समथिंग न्यू इन योर लाइफ. बट अगर आपके अंदर रिजिडिटी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, तो अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम वहीं का वहीं रहेगा, एंड बिकॉज यू आर नॉट बीइंग ओपन टू न्यू आइडियाज, यू आर नॉट शोइंग फ्लेक्सिबिलिटी एट ऑल. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोविड आ गया था. ठीक है, कोविड में आपने वी ऑल शिफ्ट टू ऑनलाइन लर्निंग, राइट. तो अगर आप में से कोई एक बच्चा या फॉर एग्जांपल कोई एक स्टूडेंट, कोई एक टीचर कह देता कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द ऑनलाइन लर्निंग, आई डोंट बिलीव इन ऑनलाइन लर्निंग, एंड आई थिंक वी शुड जस्ट क्लोज ऑल द यूनिवर्सिटीज एंड द स्कूल्स एंड जस्ट वेट फॉर द कोविड टू वैनिश और गो. ठीक है, सो दैट पर्सन इज बेसिकली शोइंग रिजिडिटी. वो न्यू आइडियाज को जो है वो उसको अडेप्ट नहीं कर रहा. तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम विल रिमेन द सेम. ठीक है, तो रिजिडिटी का यही मतलब होता है कि आप अपने नए आइडियाज़ को अडेप्ट ना कर रहे हो, एंड जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो यूजुअली आपको कोई नया आइडिया जो है वो अडेप्ट करना पड़ता है. नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र. ट्रांसफ़र मीन्स टू से कि आपके पास एक प्रॉब्लम आई है और आप उस प्रॉब्लम के लिए कोई भी कुछ भी करने के बजाय यू जस्ट ट्रांसफ़र इट टू समबडी एल्स. आप उसको बताएं कि ये प्रॉब्लम है एंड प्लीज़ सॉल्व इट फॉर मी. आप खुद से कुछ ना कर रहे हो. So that is the transfer of problem, that you are basically depending on somebody else to solve your problems instead of solving them on your own. ठीक है, any confusion, any questions up till now? मैम assumptions वाला point एक बार repeat कर दें. हाँ, strategies में लिखा हुआ है assumptions. बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, can you please be a bit more clear? या तो आप चैट में लिख दो. assumptions वाला point repeat कर दें. आप ना चैट में लिख दो. आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आ रही. आई एम वेरी सॉरी टू से दैट. आप चैट में लिख दो. Repeat the point of assumption. Assumptions का मतलब है बेटा कि आपने उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा समझ लिया that you think that this problem cannot be solved at all. ठीक है, तो आप इस प्रॉब्लम को assume करें कि ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो सकती. ठीक है, जैसे आप LMS पे क्विज कर रहे हैं, ठीक है, और आपका बार बार LMS स्टक हो रहा है और पता ये लग रहा है कि जी आपके इंटरनेट कनेक्शन का इशू है, बट आप ये assume करें कि नहीं ये LMS का इशू है और मैं जो हूँ आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड माई क्विज नाउ और आई एम जस्ट ओके विद इट. ठीक है, तो आपने बेसिकली assumption ये कर ली कि द प्रॉब्लम इज टू बिग फॉर यू टू हैंडल, तो आप सिंपली उस चीज़ को जो है सोल्यूशन की तरफ ना जाए. सो दैट इज अ assumption यू आर मेकिंग. ठीक हो गया? ठीक है, नेक्स्ट इज मेकिंग डिसीजंस. ईच डे वी मेक dozens of decisions. For example, what to wear, eat, say or do. What is the easiest mode of transportation back today? Some decision making involve choosing among proposed solutions to a problem. Decision making process includes the 7 steps. ठीक है, बेसिकली
हम डिसीजन किस तरह लेते हैं? यूजुअली हम अपनी जो है पास्ट एक्सपीरियंसेस से डिसीजन लेते हैं. उसके अलावा हेरिस्टिक्स आर यूजुअली हेल्पफुल एंड इकोनॉमिकल, एंड यूजुअली इफ़ वी यूज़ हेरिस्टिक्स इन अ गुड वे तो हम उस चीज़ को जो है डिसीजन मेकिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं. ठीक है. द लास्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज क्रिएटिव थिंकिंग. ठीक है. क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब क्या होता है? दैट क्रिएटिविटी इज समथिंग कि आप आउट ऑफ द बॉक्स होकर कोई चीज़ सोचें, आप रिस्क लें, आप न्यू आइडियाज़ को एक्सप्लोर करें. दैट इज़ बेसिकली क्रिएटिविटी. So creative solutions are solutions that other people have not thought of before. So the product of creative thinking may be a new and unique way of conceptualizing the world around us. Creative thinkers, whether artists, students, or scientists, they try to create something new under the sun. It means to say कि जो student creative होता है वो हर चीज़ को एक नए तरीके से करने की कोशिश करेगा. ठीक है. वो एक्सप्लोर करेगा न्यू आइडियाज़ को, न्यू रिस्क्स लेगा. सो क्रिएटिविटी का अल्टीमेट जो एक आप डेफिनेशन उसकी आप देंगे वो यही है दैट क्रिएटिविटी मीन्स टू से दैट यू आर ओपन टू न्यू आइडियाज़. सो व्हाट आर सम कॉमन बैरियर्स टू क्रिएटिव थिंकिंग? ठीक है. कॉमन बैरियर्स टू क्रिएटिव थिंकिंग में हमारे पास आ जाते हैं इमोशनल बैरियर्स, cultural barriers, and perceptual barriers. What are emotional barriers? Emotional barriers include the inhibition and fear of failure, inability to tolerate ambiguity, and excessive self-criticism. ठीक है. अब सबसे पहले फॉर एग्जांपल आप बात करें कि आपने जो है फॉर एग्जांपल यू वांट टू ओपन यूट्यूब चैनल और आप उस पर अपनी जो है स्टडी ओरिएंटेड अपनी वीडियोस जो है वो अपलोड करना चाहते हैं. ठीक है. सो दैट इज़ योर क्रिएटिविटी कि यू हैव आपको एक न्यू आइडिया आया है एंड यू वांट टू बेसिकली इम्प्लीमेंट इट. ठीक है. अब व्हाट इज़ द फर्स्ट बैरियर दैट यू विल फेस? द फर्स्ट बैरियर दैट यू विल फेस इज़ द इमोशनल बैरियर, जिसमें बेसिकली आप अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज करते हैं. और ये हर इंडिविजुअल को होता है. इट्स नॉट लाइक कि किसी क्रिएटिव पर्सन को ही होगा. एनी वन हु इज़ trying to start something new or something creative, वो सबसे पहले सेल्फ क्रिटिसिज्म की तरफ जाता है. दैट मे बी विल आई बी एबल टू डू इट, या मे बी मुझे ये इतना अच्छा नहीं आता. ठीक है. एक फियर ऑफ फेलियर होता है. तो दैट इज़ अ इमोशनल बैरियर दैट वी यूजुअली फील. नेक्स्ट बैरियर दैट वी फील इज द कल्चरल बैरियर. ठीक है. कल्चरल बैरियर वही आ जाता है जो कि आपको फ्रॉम अ सोसाइटी आपको फेस करना पड़ता है. ठीक है. उसमें बेसिकली आता है ये कि आपकी डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं. And obviously whenever you are trying something new, so people around you may find it something which is not valued in your culture. तो हो सकता है आपका YouTube चैनल बनाने पे आपके फैमिली में maybe some people will have some maybe they are against it, that it's against our culture to make videos and all. So that is a cultural barrier that we usually face. The next barrier that we face is the perceptual barrier. Perceptual barrier includes the habits leading to a failure to identify important elements of a problem. ठीक है. इसमें ये आता है कि ये basically perceptual barrier वो होता है कि आपने creativity start कर दी, but ultimately आप अपनी उस प्रॉब्लम, जो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ना कर सको. ठीक है. आप उस प्रॉब्लम को, फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब अपना चैनल बनाया, आपने उस पर वीडियोस 5-6 डाल दी. अब आप देख लें कि मुझे व्यूज़ ही नहीं आ रहे. ठीक है. यू आर नॉट गेटिंग एनी सब्सक्रिप्शंस और व्यूज़ ऑन योर यूट्यूब चैनल. ठीक है. तो अल्टीमेटली क्या रीज़न क्या है उसकी? रीज़न ये है कि आपकी वीडियो क्वालिटी जो है वो बहुत पुअर है, और साउंड क्वालिटी इज़ एक्सट्रीमली पुअर, बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे बिकॉज आपको पता ही नहीं लग रहा कि आपकी साउंड और वीडियो जो है वो क्लियर नहीं है. दैट इज़ वाई योर वीडियोज़ आर गेटिंग सो लिटिल व्यूज़. सो दैट इज़ अ परसेप्चुअल बैरियर कि आपकी परसेप्शन कितनी अच्छी है कि आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें. नेक्स्ट आर द स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग: ओरिएंटेशन, प्रेपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन. ठीक है. सबसे पहली स्टेज है ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन में क्या होता है? द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड एंड द इंपॉर्टेंट डायमेंशंस आर आइडेंटिफाइड. In the next stage, that is preparation, creative thinkers saturate themselves with as much information related to the problem. कि जो problem आई होती है उसके बारे में आप proper सारी information जो है वो collect करें so that you can lead to the solution. Next is incubation. Incubation is that most major problems produce a period when all attempted solutions appear futile. At this point, the problem solving may proceed on a subconscious level for some time. It means to say, कि वो टाइम आ गया कि जितने भी आप solutions कर रहे हैं वो work नहीं कर रहे.
ठीक है। तो इंक्यूबेशन में आपकी प्रॉब्लम चलेगी कि यू आर लिविंग योर लाइफ विद द प्रॉब्लम, बट आप सबकॉन्शियस लेवल पर उसका सोल्यूशन जो है उसको ढूंढ रहे हैं। Next is illumination. Illumination is followed by a wave of insight and produce the aha or eureka experience. It means to say कि आपको एकदम से कोई आइडिया आया है जो कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है. So that is the stage of illumination. Then the verification is कि आप illumination में जो आपको आइडिया आया था आप उसको टेस्ट करें, उसको evaluate करें, उसको implement करें, so that you can lead to the solution in a short time. ठीक है। सो ये स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन बैरियर्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग जो है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड इज द क्रिएटिविटी प्रोफाइल। ठीक है। क्रिएटिविटी प्रोफाइल क्या होती है? बेसिकली क्रिएटिविटी प्रोफाइल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स of certain individuals who are creative. ठीक है। They have an unusual awareness of people, events and problems. ठीक है। जो क्रिएटिव बंदा होता है जो यू नो डिफरेंट होता है फ्रॉम दी अदर पीपल, उसमें आप ये चीज़ देखेंगे कि उसको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होता है। वट एवर प्रॉब्लम, वट एवर एनीथिंग न्यू, उसके बारे में उसका नॉलेज जो है वो बात कर सकता है उस बारे में। सो दे हैव अवेयरनेस ऑफ एवरीथिंग। दे हैव अ हाई डिग्री ऑफ वर्बल फ्लुएंसी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन उनकी बहुत अच्छी होती है। ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज़ एंड एक्सप्रेशन, सेंस ऑफ ह्यूमर, an ability to abstract, organize and synthesize, a high energy and activity level, persistence at the task of interest, impatience with routine or repetitive task. ठीक है। तो एक लाइफ में जो है उनको repetition जो है वो पसंद नहीं होती। यूजुअली दे आर against the routine life. A willingness to take risks, a vivid and spontaneous imagination in the childhood, flexibility with numbers and concepts as well as flexibility in social situations. ठीक है। तो flexibility बहुत important है। अगर if you are rigid तो आप creative नहीं हो सकते। ठीक है। rigid बंदा जो है वो कभी भी creativity implement नहीं कर सकता। ठीक हो गया? Any questions and any confusion up till now? जी बच्चों, कोई क्वेश्चन नहीं है? सब कुछ समझ आ गया आप लोगों को? मैम जी बेटा। मैम आज के लेक्चर से तो नहीं है, बट मैम मेरा प्रीवियस लेक्चर से था जब क्विज हुआ था ना, उसके बाद। सो लास्ट क्लास में मैं पूछ नहीं सकी। कैन आई आस्क नाउ? जी अज़ल्फा, आई एम लिसनिंग। Okay, okay. Okay. Ma'am, can you clear me the concept of transference and counter transference? Because, ma'am, there was an MCQ in the quiz and I got confused in it. बेसिकली जो ट्रांसफरेंस का क्या मतलब है कि जो पेशेंट होता है, ठीक है, अगर हम पेशेंट और डॉक्टर की एग्जांपल लें तो पेशेंट जो है वो डॉक्टर को अपने किसी रिलेटिव से एज्यूम कर रहा होता है। ठीक है। कि मीन्स टू से कि पेशेंट को लग रहा है कि ये जो डॉक्टर है ये मेरा ही और शी इज़ समबडी हु इज़ वेरी क्लोज टू मी। ठीक है। दैट इज़ सॉरी हाँ, पेशेंट जो है वो डॉक्टर को एज्यूम कर रहा होता है। और जो काउंटर ट्रांसफरेंस होता है उसमें जो डॉक्टर है वो भी पेशेंट को अपने किसी रिलेटिव से, अपने किसी क्लोज वन से एसोसिएट कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट आया है, ठीक है, और ही और शी द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट फेलियर। ठीक है। तो डॉक्टर उसको सारे एग्जामिन करेगा ये और डॉक्टर की फादर का ही एज का है वो पेशेंट। ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा दैट मे बी द डॉक्टर विल रियलाइज दैट बिकॉज डॉक्टर की तो ड्यूटी है ना, उसने हर पेशेंट को एक प्रॉपर टाइम देना है, उसको प्रॉपर एक अगर फॉर एग्जांपल एक इमरजेंसी में पेशेंट आया तो उसको एक प्रॉपर टाइम देना है। ठीक है। तो जी मे बी मैम। द will assume that the patient will assume that the doctor is being too caring for me और वो उसको as someone, उसको अपने बेटे की तरह से उसको वो लगना शुरू हो जाए। ये सबसे ज़्यादा कॉमन जो चीज़ होती है ना ये होती है हॉस्पिटल्स में नर्सेस के साथ। बिकॉज जो नर्सेज होती हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, दे आर वेरी मच वो आपकी नर्सिंग कर रहे होते हैं ना। ठीक है। डॉक्टर तो राउंड पे आया, उसने मेडिसिन लिख दी, चला गया। ठीक है। जो नर्सेज या जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है वो सारा दिन पेशेंट के साथ होते हैं। ठीक है। तो वो पेशेंट की टेक केयर में उनका बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है। तो पेशेंट अल्टीमेटली नर्स को अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी जो है वाइफ के तौर पे कंसिडर करना शुरू हो जाता है। दैट शी इज़ टेकिंग सो मच केयर ऑफ मी, शी इज़ जस्ट लाइक माई डॉटर। सो दैट इज़ ट्रांसफरेंस कि आप अपने जो थेरेपिस्ट हो उसको अपने किसी
क्लोज रिलेशनशिप के साथ एसोसिएट Alright. करना इज ट्रांसफरेंस। Okay, ma'am. Okay. काउंटर ट्रांसफरेंस क्या होती है? काउंटर ट्रांसफरेंस ये होती है जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू कैन से कि मेरे पास एक पेशेंट आई है और शी इज़ suffering from for example she's suffering from endometriosis, ठीक है, और she is recently married और उसको ये प्रॉब्लम आ गई है। अब वो डॉक्टर के साथ अपनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रही है एंड देन अल्टीमेटली शी स्टार्ट्स टू क्राई एंड शी टेल्स कि मुझे बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़ आई एम न्यूली मैरिड, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी है इन माई इन लॉस, ठीक है। तो अगर डॉक्टर ने भी ये चीज़ कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेस की हो, इट इज़ मतलब हो सकता है कि चांस हो सकता है कि मे बी द डॉक्टर knew someone who had the similar experience, or maybe the doctor herself had the same experience in her early married life. तो वो पेशेंट के साथ एक एसोसिएशन उसकी डेवलप हो जाएगी, वो पेशेंट को अपने एक बहुत ही क्लोज उसकी तरह समझना शुरू हो जाएगी। तो जब डॉक्टर या कोई थेरेपिस्ट अपने पेशेंट के लिए क्लोज एसोसिएशन करे तो वो काउंटर ट्रांसफरेंस होता है। एंड ट्रांसफरेंस की पेशेंट जो है वो डॉक्टर के साथ एक अपने किसी क्लोज रिलेटिव के साथ उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू करते हैं। Okay. Okay, ma'am. सो मैम एक MCQ था क्विज में, सो मैम उसके अंदर यही था कि डॉक्टर जो था वो पेशेंट के साथ एसोसिएट कर रहा था। सो मुझे लगा कि उसका आंसर काउंटर ट्रांसफरेंसी होगा, बट मैम उसका आंसर ट्रांसफरेंस था, तो इसलिए आई गॉट कंफ्यूज्ड के स्टेटमेंट ना हम क्विज में ना जो है वो क्विज के जो MCQs होंगे ना वो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके मैम। मैम एंड मैम एक और क्वेश्चन था मैम, कंडीशन एंड अनकंडीशनल स्टिमुलाई का डिफरेंस। कंडीशन एंड अनकंडीशनल किसका डिफरेंस? मैम स्टिमुलाई जो हमने कंडीशन स्टिमुलस पढ़ा था और अनकंडीशन क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। जी स्टिमुलस बेसिक होता है जो कि न्यूट्रल होता है। एक होता है हमारे पास कंडीशन स्टिमुलस और एक अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो अल्टीमेटली क्या होता है, बेसिकली जो कंडीशन स्टिमुलस है यू कैन से कि इट इज़ अ स्टिमुलस जो कि इसको मैं इस तरह से बता सकती हूँ दैट इसकी एग्जांपल चले मैं आपको भी देती हूँ। कंडीशन स्टिमुलस बेसिकली वो चीज़ है जो कि आप उसको एसोसिएट कर सकते हो विद समथिंग एल्स, मतलब उस चीज़ का जो इफेक्ट आएगा, ठीक है, वो सेम आएगा बिकॉज इट इज़ एन एसोसिएशन विद समथिंग एल्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल पढ़ी थी डॉग की, वो सारी वाली एग्जांपल के रिंगिंग अ बेल पे सिलाइवेशन आ जाती है, ठीक है। यस में जी कंडीशन स्टिमुलस जो है वो क्या है बेसिकली कि जो डॉग का रिएक्शन है इट इज एसोसिएटेड विद द बेल रिंगिंग, ठीक है। तो अ कंडीशन स्टिमुलस इन दिस सिनेरियो इज बेसिकली द प्रेजेंटिंग द फूड, ठीक है, कि ये चीज़ आपने आप बेल रिंग करें या ना करें वो उसके अकॉर्डिंग ये डॉग की सिलाइवेशन जो है वो होगी। सो कंडीशन स्टिमुलस जो होता है वो ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल डॉग को वो रिएक्ट करवाता है टू समथिंग बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद समथिंग एल्स। तो सिलाइवेशन हो रही है बिकॉज रिंगिंग ऑफ द बेल की आवाज़ से जो है डॉग को ये होता है दैट आई विल गेट द फूड। तो बेसिकली आप उसको फूड देना अगर बंद कर दो, बेल रिंग करो आप, ठीक है, और आप उसको फूड ना दो, तो अल्टीमेटली द कंडीशन स्टिमुलस विल वैनिश, ठीक है। अल्टीमेटली एक टाइम आएगा कि वो बेल रिंगिंग पे उसकी सिलाइवेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिलाइवेशन उसको एक्चुअली बेल रिंगिंग की वजह से हो रही थी। ओके ओके तो बेसिकली बेल रिंगिंग इज एसोसिएटेड विद प्रेजेंटिंग ऑफ द फूड एंड अल्टीमेटली उसको उस वजह से उसको सिलाइवेशन थी। तो अगर आप उसको बेल रिंगिंग के साथ खाना देना बंद कर दोगे तो अल्टीमेटली उसका कंडीशन स्टिमुलस जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। ओके हम ना मैम तो इसके जो MCQs हैं इसको हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में जिस दिन हमारा जरा लेक्चर शॉर्ट होगा। ठीक हो गया। रिहा बस पूछ रही है सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट रिपीट कर दें। सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन बेसिकली बेटा एक प्रोसेस होता है जिसमें आप किसी फोबिया से फाइट करते हो। फॉर एग्जांपल आपको लिजर्ड से बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। एक तो होता है ना कि थोड़ा बहुत आप डर रहे हो और बट एक फोबिया होता है दैट इन यू कैन नॉट स्टैंड अ लिजर्ड, ठीक है। अगर लिजर्ड एक रूम में है तो आप उस रूम में जा नहीं सकते, सो दैट इज़ अ फोबिया। तो उसके लिए क्या होता है कि हम सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन को अप्लाई करते हैं। ये साइकोलॉजी की फील्ड है, बेसिकली साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है और एक बहुत एक्सट्रीम केसेस में करवाया जाता है, हर केस में नहीं करवाया जाता। इसमें क्या होता है कि आप इंडिविजुअल से कहते हैं कि यू शुड क्लोज योर आइज एंड इमेजिन, फॉर एग्जांपल अगर उसको लिजर्ड से ही डर लग रहा है और हमने लिजर्ड के फोबिया उसका
दूर करना है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे कि यू शुड क्लोज योर आइज एंड यू शुड इमेजिन दैट अ लिजर्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। और जब आपने आंखें बंद रखनी है अपनी और आपने जस्ट इमेजिन करना है, और जब आप एंजाइटी फील करना शुरू कर दें तो यू शुड रेज योर फिंगर। तो आपने पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, जब पेशेंट फिंगर रेज करेगा तो आपने फ़ौरन से उसकी काउंसलिंग, उसकी थेरेपी स्टार्ट करना शुरू कर देनी है, ठीक है। तो एक टाइम आएगा कि पेशेंट जो है वो इतना ज़्यादा उस चीज़ को ओवरकम कर लेगा, वो अपनी इमेजिनेशन में भी इतना डीप चला जाएगा कि उसको एक्चुअली नहीं लग रहा होगा कि वो लिजर्ड के सामने है। तो आप साथ साथ उसकी थेरेपी करते रहेंगे, उसकी काउंसलिंग करते रहेंगे, तो अल्टीमेटली वो उसके लिए डिसेंसिटाइजेशन के तौर पे काम करेगा कि वो लिजर्ड उसके लिए जो है उसका फोबिया जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक दिन का काम नहीं होता, इसके वेरियस सेशंस करवाए जाते हैं और पर्सन टू पर्सन नंबर ऑफ सेशंस जो है वो वैरी करते हैं, और डिफरेंट सेशंस में अल्टीमेटली उस फोबिया को जो है थोड़ा सा लिमिट किया जाता है कि पेशेंट अपनी एवरीडे लाइफ को जो है कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। Okay, ma'am. I got it. Thank you. ठीक हो गया। सो हिफ्जा राबेल, आई हैव रेड योर मैसेज। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड स्टूडेंट्स हु आर वैक्सीनेटेड प्लीज़ अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मुझे ईमेल कर दें अगर आप ऑन कैंपस क्लासेस लेना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि मैं आपको एक चीज़ ये बताऊं कि इवन इफ़ यू आर वैक्सीनेटेड, आप फुली वैक्सीनेटेड हैं और आप यूनिवर्सिटी नहीं आ रहे ड्यू टू व्हाटसोएवर रीज़न दैट यू मे हैव, तो ये आपका ही बेटा नुकसान होगा, ठीक है। आई वुड वांट कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आप काइंडली यूनिवर्सिटी ज़रूर आएँ, ऑन कैंपस क्लासेस लें। ऑब्वियसली जिस तरह से एक फ़ेस टू फेस क्लास होती है उसमें जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है वो आपको ऑनलाइन लर्निंग में नहीं होती, ठीक है। ये चीज़ एक डेफिनेट है, हम सबको पता है। दूसरी बात ये कि आपका आगे मिड भी आ रहा है और आपके जो फाइनल एग्जाम्स हैं वो मोस्ट लाइकली आपके ऑन कैंपस ही होने हैं। तो अगर आपने कुछ मैम मिड पढ़ा होगा तो वो बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। जी मैम, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ अस अभी मैम हमारी फर्स्ट डोजेज ही हुई हैं, मे बी अभी फर्स्ट डोज ही हुई है, लाइक एक जून के एंड में होगी सेकेंड। जब आपने सेकेंड डोज लगवा ली है ना तो उसके एक हफ्ते के बाद आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जी ऑल राइट मैम। ठीक हो गया। चलिए थैंक यू बच्चों, आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग नाउ और इंशाल्लाह वील मीट इन द नेक्स्ट वीक, इंशाल्लाह क्लास होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।